Hello everyone, this is the sixth video on some basic concepts of chemistry, and in this video we will discuss concentration of solutions. So you know that solution is a homogeneous mixture of two or more substances, and the solution which consists of two substances is known as a binary solution. So generally we talk about a binary solution. So a binary solution consists of two components. One is called solute and other is called solvent. So you are already aware of these two terms, solute and solvent. Now, what is the meaning of concentration of solution? Concentration of the solution gives you the relative quantity of solute and solvent. So basically, in concentration, we can identify what is the amount of solute with respect to solvent or with respect to complete solution. Now, this amount can be calculated in terms of mass or number of moles or number of molecules or volume. So, there are different criteria of calculating the concentration of solution. तो अभी तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हमको क्या पता चलता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज़ होती हैं, रिलेटिव क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो रिलेटिव क्वांटिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम या इन टर्म्स ऑफ मास। तो डिफरेंट टर्म्स में ये हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके से हम इन क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं, इन रिलेटिव क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे ही कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आज। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कंसंट्रेशन से आपको जनरली आइडिया लगता है कि पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है या किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए हमेशा। कंसंट्रेशन विल गिव यू द आइडिया अबाउट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये अमाउंट किसी भी टर्म में हो सकता है, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, या फिर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट इज मोलैरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो मोलैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म विच इज यूज्ड इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो जब भी कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो जनरली उसका मीनिंग मोलैरिटी से ही होता है। तो व्हाट इज द मोलैरिटी? Molarity can be defined as the number of moles of solute dissolved in per liter of solution. So, molarity की definition क्या है? Number of moles of solute dissolved in per liter of solution. तो आप कह सकते हो number of moles of solute divided by volume of solution, और volume भी कैसा होना चाहिए? in liter. तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि वॉल्यूम जो होता है सॉल्यूशन का दैट शुड बी इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स का मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास हो गया नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। और इसको जनरली मोल पर लीटर को कैपिटल एम से भी हम डिनोट करते हैं। तो जनरली हम इसको वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए मोलर सॉल्यूशन। जैसे 1 मोलर सॉल्यूशन, तो उसकी मोलैरिटी 1 होगी तो उसको हम बोलेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन। तो जनरली कैपिटल एम डिनोट करते हैं और इसको हम रीड करते हैं मोलर। तो 1 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब उसकी मोलैरिटी उतनी है। द नेक्स्ट टर्म इज नॉर्मेलिटी। सो नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी इन लीटर। तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट होगी दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंट मास। तो जैसे कि आपको पता है मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप नंबर ऑफ मोल्स का आपको फॉर्मूला पता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से तो आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। और उसी तरीके से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स दैट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो जैसे हम मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं वैसे हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी काफ़ी रिलेटेड हैं एक दूसरे से। और आपको पता है इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास बाय वैलेंसी। अगर ये कोई मेटल या एक सिंगल एलिमेंट है तो उसके लिए वैलेंसी यूज़ करते हैं। अगर ये कोई एसिड है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं उसकी बेसिसिटी। अगर ये कोई बेस है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं उसकी एसिडिटी। और अगर सॉल्ट है तो उसके लिए हम ये चेक करते हैं चार्ज ऑन ईच आयंस, पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस में टोटल चार्ज कितना है। तो इक्विवेलेंट मास आपको यहाँ से मिल गया। अगर मैं इक्विवेलेंट मास की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू, फिलहाल मैं वर्ड वैलेंसी ही यूज़ कर रहा हूँ, आप अलग अलग के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ कीजिए। तो दैट विल बी इक्वल टू मास बाय मोलर मास। इक्विवेलेंट मास को मैं क्या लिख सकता हूँ? मोलर मास बाय वैलेंसी, तो वैलेंसी ऊपर आ जाएगा। और मास बाय मोलर मास होता है दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ये हो गया इनटू वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट मास क्या आ गया? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी। तो अगर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को मैं लिखूंगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी इसको मैं लिख लेता हूं। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज मोलैरिटी। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप ध्यान में रखना आप, फिर मोलैरिटी इनटू ये तो पूरा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम में मोलैरिटी हो जाएगा, इनटू वैलेंसी होता है आपका नॉर्मेलिटी। तो ये रिलेशनशिप है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। तो आपको पता है वैलेंसी कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती है, एटलीस्ट 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1 से कम नहीं हो सकती है। उसी तरीके से जो एसिडिटी होगी वो भी 1 से कम नहीं हो सकती है, बेसिसिटी 1 से कम नहीं हो सकती, या किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन में जो सॉल्ट का जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, वो भी कभी 1 से कम नहीं हो सकता है, या 1 होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब जो नॉर्मेलिटी है उसकी वैल्यू मोलैरिटी इनटू समथिंग 1 और ग्रेटर देन दैट होगा। तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी हमेशा मोलैरिटी से ज़्यादा होगी। अब जैसे कोई एसिड है, अगर एसिड की आपको नॉर्मेलिटी चेक करनी है तो आप मोलैरिटी चेक कर लो, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी कैलकुलेट करना है और उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी बेसिसिटी से। फॉर एग्जांपल आपके पास HCl है तो HCl की बेसिसिटी होती है 1, तो इसका मतलब HCl की जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगी। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इंटू 1। लेकिन H2SO4 डाई बेसिक एसिड है, उसकी बेसिसिटी होती है 2, क्योंकि वो 2 H+ आयन देता है। तो उसके लिए जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज़ मोलैरिटी इंटू 2। उसी तरीके से अगर आप बात करेंगे H3PO4 की, ये ट्राई बेसिक एसिड है, तो उसके लिए नॉर्मेलिटी हो जाएगी दैट इज़ मोलैरिटी इंटू 3। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशनशिप क्या है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मोलैरिटी तो फिर भी कर लेते हैं लेकिन नॉर्मेलिटी उनको समझ में नहीं आती है। तो अगर आपको नॉर्मेलिटी समझने में कभी भी प्रॉब्लम होती है तो आप मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लीजिए। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप वैलेंसी या वैलेंसी की जगह में, आपको पता है अगर एसिड होगा तो वैलेंसी की जगह में यूज़ करना है बेसिसिटी, अगर बेस होगा तो वैलेंसी की जगह में यूज़ करना है एसिडिटी। हाँ, सॉल्ट्स के लिए आपको ध्यान रखना, जैसे Na2SO4 है तो ये 2 Na+ आयन फॉर्म करता है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो उसके लिए जो चार्ज यूज़ करना है वैलेंसी की जगह में दैट इज़ 2। उसी तरीके से अगर हम बात करें MgOH होल ट्वाइस, ये तो बेस हो गया, तो इसकी एसिडिटी है 2, तो आप एसिडिटी यूज़ करोगे तो इसकी जो नॉर्मेलिटी होगी वो मोलैरिटी के डबल हो जाएगी। तो जस्ट आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है और आपको यहाँ से पता चल गया कि नॉर्मेलिटी कभी भी मोलैरिटी से कम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट टर्म पे पहुँचते हैं, दैट इज़ मोलैलिटी। व्हाट इज़ मोलैलिटी? मोलैलिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
dissolved in per kg of solvent. तो per kg of solvents, it means the number of moles of solute by mass of solvent, और वो भी किस में, kg में. Now जैसे हम मोलैरिटी को m से डिनोट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं जैसे 1 मोलर या 2 मोलर, वैसे ही नॉर्मेलिटी को हम n से डिनोट करते हैं तो उसको कहते हैं हम नॉर्मल. जैसे आपके पास कभी आ जाता है कि 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन या 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन, इट मीन्स इसकी नॉर्मेलिटी 0.1 है या 0.5 है या 1 है या 2 है. तो n अब अगर कभी लिखा रहता है दैट इज 0.1 n सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हो जाएगा कि कोई भी सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी 0.1 है. तो इसको आप रीड करना सीखिए. द नेक्स्ट थिंग इज मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. तो ध्यान रखना कि kg में मास होना चाहिए, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल ही होंगे और जो मास होगा दैट विल बी इन kg. सो दिस विल बी मोल पर kg. तो मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, तो इसको हम कहते हैं मोलल सॉल्यूशन. अगर किसी की मोलैलिटी दी हुई है 0.1 मोलल सॉल्यूशन तो उसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज द number of moles of a given component of a solution divided by total number of moles in the solution. तो मान लेते हैं हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, फिलहाल हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं. तो अगर हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक है 1 एक है 2. तो मान लेते हैं एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है x1 और दूसरे का है x2. एक में नंबर ऑफ मोल्स हैं n1 और दूसरे में नंबर ऑफ मोल्स हैं n2. सो फर्स्ट कंपोनेंट has the number of moles n1, second has the number of moles n2. तो total number of moles total is n1 plus n2. Total number of moles is equal to number of moles of first component plus number of moles of second component. So the mole fraction of first component that will be equal to n1 by n1 plus n2. That means the number of moles of that component divided by total number of moles. Similarly, the mole fraction of second component will be the number of moles of second component that is n2 divided by total number of moles that is n1 plus n2. अगर यहाँ पे 3 या 4 या 5 होते तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर 3 होते तो n1 प्लस n2 प्लस n3 हो जाता सो ऑन. और अगर 4 या 5 या 6 होते तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 अप टू सो ऑन होता रहता है और द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट हो तो सेम ही रहता है. अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए x1 प्लस x2 दैट विल बी इक्वल टू n1 बाय n1 प्लस n2 प्लस n2 बाय n1 प्लस n2. सो इसको अगर आप ऐड करोगे दैट इज n1 प्लस n2 बाय n1 प्लस n2 दैट इज इक्वल टू 1. तो आपको यहाँ से मिल गया दैट इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. मतलब अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होगा. तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू 1. यहाँ पे अगर 2 से ज़्यादा भी कंपोनेंट्स होते हैं तो उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम भी 1 होगा. अब अगर इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझा जाए कि मोल फ्रैक्शन का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है, तो आप क्या करते हो, आउट ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं. मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 है तो 1 में से कितने मोल फर्स्ट कंपोनेंट के हैं और कितने मोल सेकंड कंपोनेंट के हैं, वो फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा. मतलब ये है कि अगर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आता है 0.2 तो इसका मीनिंग हमको ये समझना है, इसको हमको इस तरीके से इंटरप्रेट करना है कि अगर मेरे पास टोटल 1 मोल होते तो फर्स्ट कंपोनेंट के या उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स होते 0.2. तो अगर मेरे पास 5 मोल हैं तो हो जाएंगे 0.2 इंटू 5, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे. तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन से आप नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको किसी भी कंपोनेंट के या टोटल नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो. इसके अलावा भी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ भी अलग अलग तरीके से हम मेज़र करते हैं, जैसे W/W. कभी भी स्ट्रेंथ W/W का मीनिंग होता है वेट बाय वेट या मास बाय मास. तो उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 100। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, दैट इज स्ट्रेंथ। मतलब अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर मेरे पास 5 ग्राम सॉल्यूट है 100 में, दैट मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज 5 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ को हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा और भी स्ट्रेंथ के तरीके होते हैं, जैसे W/V। तो W/V आपके पास अगर कभी भी लिखा हुआ आता है, W/V मीन्स वेट बाय वॉल्यूम। सो दैट मीन्स द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स dissolved in per 100 ml of solution. So it means the formula is mass of solute is to be taken in grams divided by volume of solution, and the volume of solution here is to be taken in ml because it is in per 100 ml of solution. So for per 100 ml of solution you have to multiply it by 100. So this is for strength W and W/V. Now one more is there, that is ppm, that is parts per million. As the name suggests, parts per million. So that means quantity of solute in per million parts of, or per million quantity of solution. So quantity of solute divided by quantity of सॉल्यूशन इंटू 1 मिलियन। तो 1 मिलियन कितना होता है 10⁻⁶। तो ये कुछ और भी तरीके हैं आपके पास रिप्रेजेंट करने के, भले ही अभी फ़िलहाल 11th क्लास में ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, बट इन 12th क्लास these concepts will also be used. So now we will see some numerical problems based on concentration, stoichiometry and mole concept. Let's see the first question. That is, calculate the molarity and normality of solution containing 4.9 ग्राम of H2SO4 per liter of solution. तो हमको दिया है यहाँ पे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 4.9 ग्राम H2SO4 हमने ऐड किया है। तो हमको पहले मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो you know that the volume of solution in taken in liter. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मास, दैट इज 4.9 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हम मोलर मास सबसे पहले H2SO4 का कैलकुलेट करेंगे। तो मोलर मास क्या हो जाएगा H2SO4 का, हाइड्रोजन 1 + 1 2, सल्फर 32 प्लस 4 ऑक्सीजन, दैट इज 4 इंटू 16, that is 64 plus 32, 96 plus 2 is 98. So 4.9 divided by 98 upon volume of solution in liter. तो पर लीटर बोला है, तो लीटर में क्या हो जाएगा वॉल्यूम, that is 1. Now that will be equal to 4.9 divided by 98. So that will become 49 by 980, 1 by 20. So that will be equal to 0.05. So you can write 0.05 कैपिटल M. कैपिटल M का मतलब ही होता है मोल पर लीटर, और इसको हम पढ़ते हैं मोल पर लीटर और मोलर सॉल्यूशन. सो दिस इज द मोलैरिटी. नाउ द सेकेंड पार्ट इज नॉर्मेलिटी. तो नॉर्मेलिटी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बिकॉज दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड. सो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू बेसिसिटी ऑफ एसिड इनटू मोलैरिटी. जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि दैट इज नॉर्मेलिटी इक्वल टू वैलेंसी इनटू मोलैरिटी होता है. किस केस में, अगर वो कोई सिंगल एलिमेंट है, अगर वो एसिड है तो बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी, अगर वो बेस है तो एसिडिटी इनटू मोलैरिटी. सो बेसिसिटी ये कितना है, दिस इज डाइबेसिक एसिड, क्योंकि H2SO4 का एक मॉलिक्यूल 2 H+ आयन फॉर्म करता है. सो 2 इंटू 0.05 दैट इज इक्वल टू 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन. तो नॉर्मेलिटी मिल गई, दैट इज 0.1. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट 6 ग्राम NaOH is dissolved in 200 centimeter cube aqueous solution. Find molarity and normality of the solution. तो molarity का मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा. molarity is equal to number of moles of solute. तो number of moles का फॉर्मूला क्या होता है,
मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे NaOH, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज NaOH सोडियम का 23, O 16 प्लस 1 हाइड्रोजन दैट इज 40, तो दैट इज 6/40। नंबर ऑफ मोल्स, मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है दैट इज 200, बट ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 6/40 इंटू 1000/200। तो आपको कुछ और फॉर्मूले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास, तो उस तरीके से आप मोलैरिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, नए नए अलग अलग तरीके से कि इसको हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं। नाउ you can tell me the answer of this question in comment box. The third question is, what is the molarity of a semi-molar NaCl solution if the density of the solution is 1.16 gram per centimeter cube? तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी दी हुई है, that is semi-molar NaCl solution. नाउ आपको मैंने बताया था मोलर, मोलर का मतलब क्या होता है कि उसकी मोलैरिटी दी है, जैसे बोला कि 0.5 मोलर या 0.2 मोलर या 0.3 मोलर, इसका मतलब उसकी मोलैरिटी इतनी है। अब ये सेमी का मतलब क्या होता है, तो जैसे आप वर्ड यूज़ करते हो, आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप वर्ड यूज़ करते हो सेमी सर्कल, तो सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। तो सेमी मोलर मतलब जिसकी मोलैरिटी क्या है, वो हाफ है, मतलब 0.5 है। तो मोलैरिटी जो होगी सॉल्यूशन की दैट इज़ 0.5। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखना कि अगर इस तरीके के टर्म्स है, जैसे और भी टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे डेसी मोलर, डेसी यूज़ होता है किसके लिए, 1/10 के लिए, जैसे हम यूज़ करते हैं डेसीमीटर। तो डेसीमीटर क्या होता है, 1/10 मीटर। तो डेसी मोलर मतलब 1/10 उसकी मोलैरिटी हो जाएगी, दैट इज़ 0.1। सिमिलरली सेंटीमोलर, सेंटीमोलर मतलब 1/100 उसकी मोलैरिटी होगी, सेंटीमीटर इज़ 100th ऑफ द मीटर, सो इट मीन्स सेंटीमोलर, सेंटीमोलर मीन्स 1/100 इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो उसी तरीके से सेमी मोलर मतलब उसकी मोलैरिटी हाफ है, हाफ मतलब 1/2 है, दैट इज 0.5 इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो हमको मोलैरिटी पता है। अब मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन का अमाउंट नहीं पता है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सॉल्यूशन का अमाउंट चाहे कुछ भी हो, हाँ अगर गिवन है क्वेश्चन में तब तो आपको वो अमाउंट लेना पड़ेगा, गिवन नहीं है तो आप कोई सा भी अमाउंट ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई सा भी अमाउंट लेने पे उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो चेंज नहीं होगा, मतलब उसकी मोलैरिटी तो चेंज नहीं होगी। अगर आप 0.5 मोल पर लीटर की बात करते हो तो इसका मतलब 1 लीटर में 0.5 मोल्स हैं। तो अगर आप 2 लीटर लोगे तो वो 0.5 × 2 होगी, लेकिन मोलैरिटी तो तब भी 0.5 रहेगी, क्योंकि तब वो क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाएंगे, वॉल्यूम 2 हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो कभी भी कंसंट्रेशन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में चेंज नहीं होता है, कंसंट्रेशन हमेशा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए हम सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर ले लेते हैं। तो लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर। तो हमने 1 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लिया। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम मैंने 1 लीटर मान लिया है, तो ये 1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, NaCl, दैट इज इक्वल टू 0.5। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है मोलैलिटी। तो मैं पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमको क्या कैलकुलेट करना है। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि मुझे ऑलरेडी पता है, दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब आपको यहाँ पे पता है देयर आर 2 कंपोनेंट्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मुझे मास नहीं पता है, मुझे सिर्फ वॉल्यूम पता है सॉल्यूशन का। नाउ द क्वांटिटी विच रिलेट्स द मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज डेंसिटी, और डेंसिटी मुझे क्वेश्चन में दी गई है। इसका मतलब अगर आपको मोलैरिटी पता है और आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है,
या मोलैलिटी पता है और मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो एक ही क्वांटिटी है जो रिलेट करती है मोलैरिटी और मोलैलिटी को, एंड दैट इज़ डेंसिटी। अगर आपको डेंसिटी पता है तभी आप मोलैरिटी से मोलैलिटी या फिर मोलैलिटी से मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो डेंसिटी आपको गिवन है। नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू हियर, डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी दी है दैट इज 1.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू मास नहीं पता है मुझे सॉल्यूशन का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो है यूनिट्स। यूनिट्स आपको जिस तरीके से दी गई होती हैं आपको उसी तरीके से लेनी है। जैसे आपको डेंसिटी यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है, इसका मतलब मास आपको ग्राम में लेना पड़ेगा और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लेना पड़ेगा, लेकिन आपने वॉल्यूम लीटर में ली है तो कोई बात नहीं, हम उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 1.16 इंटू 1000 दैट इज 1160 ग्राम, क्योंकि अब मास किस में आएगा, ग्राम में आएगा, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में थी, वॉल्यूम आपने सेंटीमीटर क्यूब में ऑलरेडी लिया है। मास इज 1160 ग्राम। तो ये सॉल्यूशन की डेंसिटी थी, तो वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का था, तो ऑब्वियसली मास भी सॉल्यूशन का आया होगा। आप ध्यान रखिए इस बात का, कभी भी आप सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का डिफरेंटली आप वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो सॉल्यूशन होगा उसमें दोनों का वॉल्यूम कंबाइंड होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से जो आपको डेंसिटी वाले फॉर्मूले से आपको जो मास मिलेगा वो सॉल्वेंट का नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती यहीं पे करते हैं, वो मास ये वाला ले लेते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट ये हो जाएगा। नो, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। और आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों कंपोनेंट्स का मास होगा, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ solute plus mass of solvent. Now I don't know anything about mass of solvent, मुझे कुछ भी नहीं पता है mass of solvent के बारे में, लेकिन मैं mass of solute कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है solute के, दैट इज 0.5। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो मास इक्वल टू क्या हो गया, मास इज इक्वल टू मास ऑफ solute इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला है हमारे पास, इनटू मोलर मास। तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.5 इंटू मोलर मास ऑफ NaCl, दैट इज इक्वल टू 23 प्लस Cl, दैट इज 35.5 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो इट विल बी इक्वल टू 58.5। तो 0.5 इंटू 58.5 आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सो दिस विल बी इक्वल टू 29.25। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको मिल गया। तो अब आपको मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1160 माइनस 29.25। सो दिस विल बी इक्वल टू 1130.75 ग्राम। तो ये आपको सॉल्वेंट का मास मिल गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। तो अगर आप सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दोगे तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट का मास मिलेगा। तो अब जाके आपको सॉल्वेंट का मास मिला है और अब आप मोलैलिटी इसकी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मोलैलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो कितना है, दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन यहाँ पे जो मास दिया वो ग्राम में दिया, तो इसको केजी में कन्वर्ट कीजिए। केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1130.75 ग्राम, तो केजी में या तो आप कन्वर्ट कर लीजिए या फिर उसको डिवाइड कर लीजिए 1000 से। 1130 डिवाइडेड बाय 1000.75, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 1000 ऊपर आ जाएगा। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 ml N/2 HCl, 60 ml N/10 H2SO4 and 150 ml N/5 HNO3 are mixed. Calculate normality of mixture of acids in the solution. तो यहाँ पे आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। 3 अलग अलग सॉल्यूशंस को आपने मिक्स किया है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो हमको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो जब हम 3 अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम तो तीनों के ऐड हो जाएंगे, राइट। और वॉल्यूम अगर तीनों के ऐड हो गए तो दैट इज 60 प्लस 150 प्लस 20, तो ये तो टोटल वॉल्यूम हो गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे आएंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस। तो आपको तीनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने हैं और तीनों का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो उन सबको तीनों को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को आप ऐड करेंगे और वॉल्यूम को आप ऐड करोगे तो आपको सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। लेकिन हम एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो है n इंटू वी इज इक्वल टू n1v1 प्लस n2v2 प्लस n3v3। और अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको इजीली नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। n1 इज द नॉर्मेलिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, v1 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, n2 नॉर्मेलिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, v2 वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, n3 नॉर्मेलिटी ऑफ थर्ड सॉल्यूशन, v3 वॉल्यूम ऑफ थर्ड सॉल्यूशन, और n इज द नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर एंड v इज वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो ये आया कहाँ से, और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो होगा ध्यान रखिए यहाँ पे v इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आया कहाँ से, फॉर्मूला बहुत इजी है, आपको पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम होता है नॉर्मेलिटी। तो वॉल्यूम को मैं v लिख लेता हूँ। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू n इंटू वी। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होंगे टोटल वो तो सेम रहेंगे। तो पहले वाले के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, n1v1, दूसरे के n2v2 इस फॉर्मूले के हिसाब से, और तीसरे के n3v3। तो टोटल जो सॉल्यूशन होगा उसमें भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रहेंगे सेम। तो मान लेते हैं उसकी नॉर्मेलिटी n है और उसका वॉल्यूम v है, तो उसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या आ जाएंगे, nv। तो nv विल बी इक्वल टू n1v1 प्लस n2v2 प्लस n3v3। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहेंगे। लेकिन अगर ये 3 अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर 20 ml n/2 HCl होता, वहीं पे 60 ml n/2 फिर से HCl होता, यहाँ पे सेम सब्सटेंस है और उसका आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। अगर सेम सब्सटेंस है तब नॉर्मेलिटी की जगह पे आप मोलैरिटी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉर्मेलिटी सबकी अलग अलग हम तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान रखना, नॉर्मेलिटी यहाँ पे स्टैंडर्ड हो जाता है, यहाँ पे आप मोलैरिटी यूज़ नहीं कर सकते हैं। मोलैरिटी तब यूज़ कर सकते हैं हम जब तीनों जो सॉल्यूशन है 20 ml वाला भी, 60 ml वाला भी और 150 ml वाला भी ये सेम सब्सटेंस के, तब आप m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 इक्वल टू mv कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब आपको पता है v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, आपको सारी वैल्यूज़ पता है। n1 की वैल्यू आपको दी है, n/2 सॉल्यूशन का मतलब होता है इसकी नॉर्मेलिटी 1/2 है, n/10 का मतलब होता है 1/10, n/5 का मतलब हो गया 1/5। तो n आपको पता नहीं है, v की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बताई है, v1 प्लस v2 प्लस v3 दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 60 प्लस 150 इज इक्वल टू n1 आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 20 प्लस n2 भी आपको गिवन है, दैट इज 1/10 इंटू 60 प्लस थर्ड n3 भी आपको पता है, दैट इज 1/5 इंटू 150। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि मैंने वॉल्यूम ml में क्यों लिया है, क्योंकि वॉल्यूम तो लीटर में लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों तरफ अगर आप लीटर में लेंगे तो वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको दोनों तरफ 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस साइड में भी और इस साइड में भी। और आपको पता है अगर आप दोनों साइड 1000 से डिवाइड करते हो तो दोनों साइड से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, यही पूछा गया है, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। सो टेल मी द आंसर in comment box. So this is all in this lecture. In next video we will discuss some numerical problems based on mole concept, stoichiometry and concentration of the solution. If you have any queries related to the topics we have discussed so far, you can ask your questions in the comment box. Thank you very much.